कोई बचेगा नहीं, कुछ छुपेगा नहीं, पूछताछ में ही सबका आपका हिस्सा। कोई संपर्क, कोई वास्ता? नहीं सर, हमारा कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि हमारी इस म्यूजिक वीडियो का, एल्विश के जो वीडियो वायरल हो रही है उसका और इस रेव पार्टी का कहीं तक भी कोई लिंक नहीं है। वो एक अलग चीज़ है। और जो मेरे से पूछताछ के लिए बताया गया, मेरे को जिस लिए इन्वॉल्व करा गया, वो मेरी म्यूजिक वीडियो के रिगार्डिंग इन्वॉल्व करा गया है। एल्विश का भी ये कहना है कि भैया जो मेरी वीडियो वायरल है वो मेरे गले में सांप है, वो एक म्यूजिक वीडियो का है, वो फाजिलपुरिया भाई की म्यूजिक वीडियो का है। तो मेरा यही था कि मेरे को इसके आगे के कोई नॉलेज नहीं है, कौन राहुल है, कौन सी रेव पार्टी, कहाँ क्या, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिद्धू मूसेवाला जी उनका मर्डर होता है सर, जब उनके गोली लगी थी उससे पहले हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, मिले नहीं थे। एल्विश को लेकर आप क्या कहना चाहें? उस मामले की मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बीच में आया था कि फोटो और वीडियोस एक एल्विश की जो वायरल हो रही थी वो थी मेरे गाने की। साथियों, आज हमारे साथ हैं पूछताछ के सेट पर हरियाणवी इंडस्ट्री में धूम मचाने वाले सिंगर, 32 बोर, लल्ला लल्ला लोरी, इस तरह के बहुत से गाने देने वाले हमारे हरियाणवी इंडस्ट्री के स्टार सुपर सिंगर फाजिलपुरिया जी। थैंक यू सर। फाजिलपुरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूछताछ के सेट पर हमारी टीम के साथ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो राहुल यादव है जी, राहुल यादव फाजिलपुरिया कैसे बना? वैसे बहुत कम लोगों को पता है राहुल यादव मेरा रियल नेम है सर। हमारे गांव का नाम है फाजिलपुर। तो जब हम इंडस्ट्री में शुरुआत में थे तो एक स्टेज नेम चाहिए था। तो मैं और बादशाह भाई डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या रखा जाए, क्या रखा जाए। तो फाजिलपुर उसमें है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो गांव के लोग हैं वो भी कनेक्ट होंगे, जो हमारे गांव का यूथ है वो भी इंस्पायर होगा और गांव का नाम होगा। क्योंकि बचपन से होता है ना कि फादर फैमिली वाले कहते हैं कि भाई अपने बाप पिता का नाम करना है, गांव का नाम कर रहे हैं, एरिया का नाम, तो गांव का ही नाम रखते हैं। अगर सही चल गया तो अच्छा नाम हो जाएगा। तो वही एक थॉट के साथ अपने फाजिलपुर रखा था। एक तरफ आप अपने गांव का नाम रखते हैं फाजिलपुरिया जी, एक तरफ नीरज, काला, टिल्लू, ये लोग अपने गांव का नाम रखते हैं नीरज भवानिया, काला जठेड़ी, टिल्लू ताजपुरिया। तो आप मतलब उनका एक बिल्कुल अलग सिनेरियो है, आपका एक अलग सिनेरियो है। आपको क्या लगता है ये लोग भी अपना नाम फेमस कर रहे हैं गांव का? गांव का तो नाम कहीं ना कहीं फेमस हो जाता है इनसे। कोई भी देख के तो इनको पता ही लग जाता है भाई नीरज भवाना का नाम आ गया तो भवाना गांव के। वो भी है कि अपनी इंडस्ट्री में नाम किया है तो कहीं ना कहीं गांव का जब नाम, अब ये कि किसका किस वे में हो रहा है कि भाई फाजिलपुर नाम आता है तो ये है कि भाई हाँ ठीक है, एक सिंगर है और इस गांव से निकले, मेहनत करी आगे। तो उनका पर्सपेक्टिव क्या है वो उनकी जनता जानती होगी। हमने अक्सर देखा फाजिलपुरिया जी की जब कोई भी स्टार है, सिंगर है, पॉपुलैरिटी गेन करता है जी, तो थ्रेट परसेप्शन उसको देखने को मिलते हैं, गैंगस्टर से धमकियां आती है। आपने देखा, आपके साथ भी प्रोटेक्शन रहती है, आपको भी ऐसे धमकियां? ये सब चलता है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि अभी हरियाणा में ऐसा नहीं है, लेकिन हरियाणा के अंदर क्या है, काफ़ी फेक लोग हैं जो कॉल्स कर देते हैं, किसी का नाम मिसयूज़ करते हैं। तो ऐसा अभी हरियाणा के अंदर तो शायद किसी को, किसी सिंगर को या किसी आर्टिस्ट को भी कोई धमकी आई, लेकिन पंजाब में ये बहुत ही ज़्यादा है। और ये मैं पिछले जब से मैं इंडस्ट्री में, हम जब से नोटिस भी कर रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं सिंगर्स की भी गलतियाँ होती हैं, आर्टिस्ट की भी गलती, क्योंकि पहले तो वो कनेक्ट होते हैं उन लोगों से, फिर वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो अभी हरियाणा में सेफ है, हरियाणा में बचाव है। तो कभी ऐसा हुआ कि फाजिलपुरिया को कोई किसी गैंगस्टर की धमकी आई हो? नहीं, मेरे को किसी गैंगस्टर की नहीं है। वहाँ वैसे फेक आते रहते हैं, फ़ोन वोन करते रहते हैं, कभी कोई कुछ बोलते रहता है, कोई मेल कर देता है, कोई मैसेज कर देता है, तो हम पुलिस को इंटीमेट कर देते हैं कि भाई इस तरह की कोई चीज़ें आ रही हैं। साथियों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह का थ्रेट परसेप्शन आप कभी भी ऑडियो, विजुअल या फिजिकल तौर पर आपके साथ होता है तो आईपीसी सेक्शन 506 के तहत आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके तहत 7 साल तक की सज़ा के प्रावधान है। अभी हाल ही में पंजाब में एक बहुत अच्छे सिंगर सिद्धू मूसेवाला जी, उनका मर्डर होता है जी। तो जब उनको गोली लगी तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? ये चीज़ें सर, जब उनके गोली लगी थी उससे पहले हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, मिले नहीं थे। और
हमारा मिलने का प्लान था, कभी वो आते थे तो मैं नहीं होता था, वो चल रहा था। लेकिन जिस दिन वो गोली लगी सर, वो जब हमने वो वीडियो देखी कि जिस तरीके से उनको लगा, वो बड़ा मतलब एक दुखदायक था और ऐसा ना अंदर से हिल जाने वाली चीज़ थी। और एक आर्टिस्ट, और वो भी एक ऐसे फैमिली से जिसने अपने दम पे सब कुछ किया हो, खेती बाड़ी उनकी फैमिली का बैकग्राउंड था। इस तरीके के सिंगर के ऊपर अगर कोई चोट लगती है, इस तरीके का कोई हमला होता है और उनकी डेथ हो जाती है, तो सर ये इंडस्ट्री के लिए भी और सबके लिए एक बहुत ही दुखदायक बात थी। तो इस पर मैंने अपना पर्सनली हमने चलाया था, हमने काफ़ी कैंडल मार्च भी किए थे इसमें, और हमने तो ये कहा था कि जब तक इनके अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक हम काम ही नहीं करेंगे, ना शोज़ करेंगे ना हम गाने करेंगे। तो हमने 1.5-2 साल काम भी नहीं किया था। लेकिन उस समय मेरा ये था कि अगर पूरी इंडस्ट्री साथ होके बैठती, सारा एक बार अच्छे से पूरे एक एक सिंगर, हर आर्टिस्ट पंजाब का, क्योंकि हरियाणा की जब हमने ये चीज़ बोली तो हरियाणा के ऑलमोस्ट आर्टिस्ट इसमें आगे फ्रंट फुट पे आ गए थे, लेकिन पंजाब की इंडस्ट्री से बहुत कम लोग थे जो इस चीज़ में आए थे। काफ़ी लोग तो उनके 13 दिन भी पूरे नहीं हुए तो उससे पहले शोज़ भी करने लग गए थे। तो वो थोड़ा सा बुरा लगा था कि इतना बड़ा सिंगर इतनी मेहनत करके आया, उसके लिए थोड़ा हमें अपनी तरफ से भी सबको एक कदम उठाना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब इंडस्ट्री के जो बाकी सिंगर ने इसको सपोर्ट नहीं किया, उसकी क्या वजह रही हुई कि कंपटीशन उन्हें ख़त्म होता हुआ देखने को मिला? सपोर्ट एक सब पता है क्या, आप एक सोशल मीडिया पर लिख दो फोटो लगा के RIP, उससे आपका फ़र्ज़ पूरा नहीं होता। अगर आप एक इंसान के अच्छे इंसान होने की बात करते हो तो सही चीज़ के लिए स्टैंड लो, उसके लिए आगे हो। तो वो टाइम था कि उनकी फैमिली के साथ खड़ा होने का, उस बात के ऊपर किसी ने क्वेश्चन भी नहीं बोला, किसी ने कोई अपने सोशल मीडिया पे उस फोटो के अलावा कोई बात भी नहीं करी। तो ऐसा क्या डर था सबको पता नहीं। लेकिन आज सब, अगर सारे इंडस्ट्री के सिंगर्स, बल्कि कोई एक फीमेल सिंगर थी उसने फिर भी बहुत कुछ बोला था, लेकिन जितने भी और थे कोई आगे नहीं आया। उसमें आगे आना चाहिए था, बोलना चाहिए था, हमारा बीच का भाई गया था कोई, नहीं तो इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी और हो रही हैं पंजाब के अंदर। तो भी कौन सी रुक गई है? हनी सिंह को भी धमकी दी, हनी सिंह को भी आई, सब बड़े बड़े ऐसे। आप जब तक एक पुराने टाइम में कहावत होती थी कि एक लकड़ी को तोड़ते तो आराम से टूट जाती है, और सारे जब इकट्ठे होते हैं तो नहीं टूटते। जब इकट्ठे हो गए नहीं तो ये चीज़ें होनी है, चलती रहेंगी ये तो। आज 17 मार्च 2024 जी, आज सिद्धू परिवार में एक जूनियर सिद्धू जन्म लेता है। तो इस इंसिडेंट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो ये कि वो उस फैमिली को उस बच्चे के रूप में दोबारा सिद्धू भाई मिले हैं, और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और चलो अब उस घर के अंदर दोबारा सिद्धू भाई का आना हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है, और बहुत अच्छा है। ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी फैमिली को। आपके एक साथी हैं एल्विश यादव जी। एल्विश यादव बिग बॉस में जाते हैं जी। आप हर तरीके से उनका समर्थन करते हैं जी। तो एल्विश को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है सर, अपने बहुत ही मेहनती और बहुत ही कम समय के अंदर उसने ज़्यादा मेहनत करके अच्छा काम किया, अच्छा नाम किया है। और जब बिग बॉस में गया था तो हमें लगा कि भाई हमारे साथ का कोई भाई गया तो सपोर्ट करनी चाहिए। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सबको मौका नहीं मिलता, और मौका मिला है तो उसको जो हो सकता बेस्ट करना चाहिए। तो सबने, पूरे देश ने, सबने, नॉर्थ में तो मेरे ख्याल से हर एक आदमी ने किया होगा, हर एक बच्चे ने किया है, हर एक घर की लेडीज ने किया। तो इस सपोर्ट का बेस क्या आ रहा है कि एल्विश भी राव साहब हैं, आप भी राव साहब हैं, या वो भी हरियाणा से हैं, आप भी हरियाणा से हैं? जी सर, इसमें लास्ट टाइम मनवीर गया था, तो ये जहाँ राव साहब वाले और ये बात आती है, उस टाइम में मनवीर गया था। तो मनवीर भी ऐसा लगा था भाई, यहाँ जब को देसी अपना नॉर्थ साइड का कोई हरियाणा का किसी नेशनल टीम जाकर खड़ा होता तो देसी बोलता हाँ भाई क्या कर रहे हो, तो लगता कि हाँ भाई अपना कोई भाई गए। तो हम तो उस फीलिंग से सपोर्ट करते। मनवीर गुजर गया था जब भी दबा के हमने सपोर्ट करी थी, जब भी पूरी उसको जो सोशल मीडिया से वो जो ग्राउंड पे हमने उस टाइम पे भी की थी। अभी हाल ही में एल्विश यादव और मैक्सटन की कंट्रोवर्सी देखने को मिली, उसमें भी आपने उन्हें सपोर्ट किया? नहीं, उसमें मेरा कोई वो नहीं, कि बचकानी चीज़ें थी, वो उनका बचपना है दोनों का, वो उस पर मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। तो उसमें मैंने कोई ना कोई अपना उसके बारे में बोला, ना कुछ सोशल मीडिया पर डाला। आपको अक्सर देखा जाता है, आपने अभी एक नई मुहिम चलाई जी, कि फैंस के आप घर जाते हैं, फैंस के घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको ग्रीट करते हैं। जी। क्या क्या चीज़ है ये पूरी? सर मैं अभी मेरे को काफ़ी टाइम से एक मैसेज आ रहा था, गुड़गांव में एक बच्चा था, तो स्पेशल चाइल्ड है, तो उनकी फैमिली से आ रहा था कि आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, मिलना चाहता है। तो मैं उनसे मिलने गया था नॉर्मली। तो जब मैं मिलने गया और वो जिस तरीके से मिला, तो वो सर मतलब ऐसा था कि पूरे इमोशनल ना, उस टाइम पे आप इमोशनल गूज़बम्प हो जाए कि वो इतना एक्साइटेड था। और मेरे शायद लगे होंगे 10-15 मिनट उनके घर पे, उससे वो उसका ऐसा था कि पता नहीं इसको क्या ही मिल गया हो।
तो उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हमारे फैंस हैं, मेरे पिछले 10 साल से हम इंडस्ट्री में, तो 10 साल से हमें देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं तो उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ करा जाए जो फैन की हमारे पास रीच नहीं, जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे और जो मिलना चाहते हैं, इस तरीके से खुश होते हैं, तो उन तक हम जाए, मिले। तो मैंने ये 30 डेज चैलेंज चलाया था और अभी आज 15 दिन है, 15वां दिन है। तो हम जा रहे हैं, घर मिल रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं कि जिनके पास कोई एक्सेस ही नहीं है कि हाँ फाजिलपुरिया तक वो कभी पहुंच पाएंगे या किसी सिफारिश के थ्रू, ऐसे जो बिल्कुल ही बहुत ही लो क्लास फैमिली से हैं या जो सिफारिश का कोई उनके पास मॉडल नहीं है कि जाके मिल पाए, तो उन लोगों से मिल रहे हैं। और मेरे को तो लगता है कि सबको करना चाहिए, अपने फैंस को जाके मिलना चाहिए। और मैं तो 30 डे चैलेंज के बाद इसको परमानेंट करने वाला हूँ। तो ये इसको हम क्या माने कि ये आप अपनी आत्मिक शांति के लिए कर रहे हैं या ये भी कोई पब्लिसिटी स्टंट है? नहीं सर, अगर या आप सच में अपने फैंस को प्यार करते हैं? देखो सर, ऐसा ये जिस दिन मैं फर्स्ट डे उस लड़के से मिला तो मेरे को लगा कि मिलना चाहिए, तो चैलेंज मैंने वैसे ले लिया। लेकिन इसको अगर आप कहें स्टंट, तो ये करके देखो बहुत मेहनत का काम हो रखा है, ये मेरे लिए टास्क बड़ा हो गया, पूरा दिन लग जाता है और सारी चीज़ें साइड में करनी पड़ रही हैं। तो लेकिन वो शांति जब होती है, जब उनसे मिलते हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं ना, तो उनकी अभी एक लास्ट में मिले थे तो उसकी मदर कह रही है तो बेचारे ने कल से खाना नहीं खाया है, ये तो रात को ढंग से सोया भी नहीं कि सुबह आपने आना है। जब वो चीज़ें जाके बातें सुनते हैं ना, तो जाके संतुष्टि मिलती है। तो मैं तो उस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। अभी पीछे एक बहुत अजीब सी कंट्रोवर्सी में आपके दोस्त एल्विश यादव का नाम सामने आया जी। रेव पार्टी, स्नेक बाइट का। हाँ, तो ये वो सब क्या चीज़ें थी, क्या था पूरा मामला? सर उस मामले की मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बीच में आया था कि फोटो और वीडियोस एक एल्विश की जो वायरल हो रही थी, वो थी मेरे गाने की, 32 बोर गाने की। तो उसके ऊपर आके मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी वो स्पष्टीकरण दिया था कि इस गाने की वीडियो से इन स्नेक्स का, क्योंकि वो एग्जॉटिक थे और उनके हमारे पास परमिशन थी, इसका उस रेव पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एल्विश का और इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है। अगर इसके अलावा कोई इनकी रेव पार्टी थी, है, नहीं थी, वो पुलिस का विषय है, उस पर आप लोग जांच करें, काम करें। लेकिन ये जो आप फोटो वायरल हो रही है, इसमें एल्विश का कुछ नहीं है, वो मेरे गाने का पार्ट था। तो उसके हमने पुलिस को और कोर्ट में सारी चीज़ें दी। साथियों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जगह पर रेव पार्टी के नाम पर ऐसी पार्टीज देखी जाती हैं जहां नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत पार्टीज में किसी भी तरीके की ड्रग्स करना पूरी तरह अपराध है, जिसके लिए आईपीसी में प्रोविजंस हैं और ऐसा करते हुए पाए जाने पर आपके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपकी शुरुआती लाइफ में अगर हम जाकर देखें तो एक समय ऐसा था जब राहुल यादव एक बूजर थे, बहुत ड्रिंक किया करते थे। जी जी, तो कह सकते हो आप। क्या चीज़ें थी? एडिक्शन इतना एक फेम आने के बाद? नहीं, फेम आने के बाद नहीं सर, वो ऐसा था कि कह सकते हो कि फेम था तो उस टाइम पार्टीज ज़्यादा होती थी, तो जो ग्रुप था तो वो सारा ये था कि शाम को पार्टी, शाम को पार्टी। अब ग्रुप हो गया ज़्यादा बड़ा, अब फाजिलपुरी अकेला, आज इस भाई का मन है, हाँ आज पार्टी करेंगे, आज दूसरे भाई का मन है, आज तीसरे, तो मेरे साथ के 7 दिन ऐसे भूख रहते थे। तो पूरा महीना यही चलता था पार्टी। उससे मैं भी परेशान हो गया था, काम को लेके फोकस हट गया था, सब कुछ बीच में इसमें सारी चीज़ें खराब हो गई। तो उसके बाद मैं भी लेटेस्ट गया था साल भर पहले महाकाल उज्जैन। मेरे को किसी ने बताया, किसी ने क्या, अपने निंजा भाई है सिंगर, पंजाब से बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि अगर मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, वो कह रहे भाई आपको कभी देखा नहीं इतना ड्रिंक करते। मैं देखा थी, मैं ये चल रही, लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूँ यार, छोड़ी नहीं जाती है। वो तो लत, वो जब जाके पता लगता है कि लत कैसे लगती है। तो बहुत कोशिश करते थे यार, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन का गैप आता था, फिर पार्टीज। तो वो कह रहे कि यार एक बार तो उज्जैन चल। मगर फिर कह रहे एक बार चलो, आप बस आके देख लेना आपके अंदर बदलाव क्या आएगा। तो सर हम उज्जैन गए, महाकालेश्वर, और जैसे ही हम गर्भगृह में घुसते हैं ना, तो वहाँ पे जाके वाइब चेंज, वहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है सर, वो आपको पकड़ लेती है, घेर लेती है। और हम सारे ना 7-8 बंदे थे, हम सुन हो गए थे बिल्कुल, ये सामने शिवलिंग है और हम खड़े हैं, हमें ये नहीं पता हम करें क्या। और जो निंजा भाई थे उनका तो और कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा था, तो उनको तो पंडित जी ने वहाँ पे गंगा जल वगैरह छिड़क के उनको थोड़ा ठीक किया। और वहाँ हम 5-7 मिनट खड़े हो गए और सर बिल्कुल सुन, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे, ब्लैंक हो गए बिल्कुल।
तो पंडित जी आते कहते हैं भाई एक चीज़ मांग लो, एक छोड़ दो। तो मैंने तो कहा कि भगवान मेरे तो ये दारू से पीछा छुड़वा दे और काम में मेरा दिमाग लगवाओ। सर वो दिन और आज का दिन मेरे को याद नहीं है कि कब मेरा मन करा है, या आज भी वही ग्रुप है, आज वो पार्टी करते हैं, लेकिन अब मन ही नहीं है कि दारू पीनी है या पार्टी करनी है। अब मेरे को लास्ट नहीं पता कि हम कब पार्टी करी होगी। एक होता है कि आप ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को, वहाँ से आने के बाद मेरे को और लगता ही नहीं कि मैंने कभी कंट्रोल किया कि नहीं पीनी, मन ही नहीं सर, वो बिल्कुल अंदर से वो चीज़ ही खत्म हो गई। तो ये सारा चमत्कार हुआ था उज्जैन में। तो ये सिलसिला ड्रिंक का लगभग कितने टाइम आप? मैं सर साल भर, साल डेढ़ साल पार्टी अच्छी करी है। मतलब ऐसा होता था कि अभी गुड़गांव है, प्लान बन गया गोवा चलो, गोवा हफ्ते भर पार्टी, पता लगा वहाँ से बन गया बॉम्बे चलो, बॉम्बे पार्टी करी, उसके बाद चलो दुबई चलते हैं। मतलब ये चल रहा था, बहुत बुरा हाल हो गया। इसका इम्पैक्ट आपके काम पर भी आया? बहुत ज़्यादा। काम ही कहाँ किया, एक साल काम ही नहीं किया। तो जब फिर एक साल बाद फील हुआ कि हाँ अब ज़्यादा हो रहा है। इसका निचोड़ आपने निकाला? इसका निचोड़ मैंने नहीं, इसका निचोड़ निकाला निंजा भाई ने। वो अगर शायद अगर मैं उज्जैन नहीं जाता तो आज भी शायद उस पर होता, पार्टी जी हो रही होती कहीं ना कहीं। इसके पीछे क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आपको लगा? कामयाबी का नशा, क्या चीज़ें थी ऐसी, या आपकी पेज 3 लाइफ? नहीं सर, कामयाबी का नशा नहीं। वो एक टाइम आता है कि आप, मैं पहले ड्रिंक करता ही नहीं था, वो जाता है ना जब एक नई नई चीज़ मिले और उसकी लत पड़ जाए, तो वो मेरे साथ हुआ। और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि कितने लोग इसमें ख़राब हो रखे। तो मैंने जब एक बात कही थी कई लोगों को कि नशा मुक्ति के अंदर जाने से अच्छा है उज्जैन जाओ, वहाँ पे ज़्यादा असर है। क्योंकि उसके बाद लोग मेरे इंटरव्यू देख के काफ़ी लोग मिलने आते थे कि भाई ऐसा सच में हुआ था। तो काफ़ी लोग हैं जो गए, जिसमें से मेरे को 80% लोगों का यही रिवर्ट आया है कि अब मन नहीं कर रहा, 21 दिन हो गए, अब हमें 1 महीना हो गया है। तो वहाँ पे सर असर है, और इस पे काम पे, फैमिली पे, सब पे असर पड़ता है। आप ऑडियंस को कुछ अगर अपनी तरफ से मैसेज देना चाहें उस जिंदगी और अब की जिंदगी? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि शक्ल बदल जाती है। ड्रिंक करते हैं ना तो ऐसा अलग से दिखता है कि हाँ ये कोई नशेड़ी है, और ये सब छोड़ने के बाद शक्ल बदल जाती है, काम करने के अंदर एनर्जी आ जाती है, फैमिली में आप अच्छे से रहते हो, इज्जत बढ़ जाती है, लोगों से जो आपके लोग हैं जिनसे मिलना चाहते हो, जहाँ आप नहीं मिल पाते हो सिर्फ एक ड्रिंक के चक्कर में, अच्छे लोगों से मिलना शुरू हो जाता है, तो बहुत आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो दारू छोड़ो, सोशली ड्रिंक कर सकते हो, सोशली अगर अभी कभी हमें हो जाता है कहीं बर्थडे वर्डे पे तो कभी कभार चल जाता है, लेकिन डेली ये जो डेली ड्रिंक करना, डेली शाम को गाड़ी में लिए 1 बोतल चलो करो, ये बंद कर दो, काम पे फोकस करो, वो ज़्यादा बढ़िया, काम का नशा करो। गाड़ी से याद आया कि गुड़गांवा मेहरौली रोड यार मैंने ये क्या टॉपिक छेड़ दिया अरे सर ये क्या टॉपिक छेड़ दिया। गुड़गांवा मेहरौली रोड पर जी, बीच सड़क पे जी, फाजिलपुरिया अपने कुछ दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ राइट नशे में धुत वीडियोस वायरल होते हैं, पुलिस आती है, मचा है हुड़दंग, बॉलीवुड सिंगर ने किया और गुड़गांव की सड़कों पे हुड़दंग। हाँ, फिर आप वो सर वो अब मैं स्पष्टीकरण उसका क्या दूं, मैं आपको वो वीडियो भी शेयर करूंगा। उसके अंदर जो चीज़ थी हुआ क्या था कि वो सच में पान खाया था उस दिन हमने। तो वो चलान कटा था हमारा सहारा मॉल के सामने, और सहारा मॉल से साइबर हब का डिस्टेंस है 5 मिनट का। तो हम साइबर हब से उस दिन सैटरडे में ड्रिंक नहीं करता था, तो वहाँ से एक पान आया था, वो वोडका पान बोलते थे उसको जी, उसके ऊपर वो वोडका का थोड़ा सा स्प्रे वगैरह करते हैं और वो खिलाते हैं। तो वहाँ से खाया था, पान मुंह में ही था और वहाँ तक पहुँचे इतने में नाक का आ गया। और नाक का आ गया तो वो उसका जो स्प्रे था उसकी फ्रेगनेंस मुंह में रह गई। अब जब वो उसको चेक करेंगे तो जो मुंह की फ्रेगनेंस जाएगी तो उसमें ड्रिंक दिखाती है। तो ना उसमें पुलिस की गलती थी ना मेरी। अब मैं उस दिन थोड़ा सा एग्रेसिव इसलिए हो गया कि आज तो ड्रिंक कर ही नहीं रखी, मशीन दिखा कैसे रही है। यार ये तो आप गलत कह रहे हैं। एल्कोमीटर 60 ml से नीचे वो लेता ही नहीं है। 50 प्लस था, मेरा 52 था। अच्छा अच्छा, 52 के आसपास था। तो एक वोडका पान में इतना एसेंस डल गया 52 ml? सर ऐसा, मैं एक बार चंडीगढ़ था, हमने गाड़ी में चंडीगढ़ कहीं मीटिंग में जा रहे थे, तो जाने से पहले परफ्यूम लगाया था। तो चंडीगढ़ में घुसते नहीं वो आते लगाते हैं, तो परफ्यूम से भी उसमें एक शो कर जाता है कभी कभार, क्योंकि उसमें भी अल्कोहल की वो होती है। तो ऐसा ही इसमें हुआ था। तो 3-4 बार मैं दोबारा टेस्ट करो, दोबारा करो। फिर मेरे को एक ने बताया एक बार है ना गार्गिल कर, फिर करा। तो लास्ट जो टेस्ट हुआ था, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, उसमें 4% थी नहीं। तो वो उसके बीच में पहले बहस हो गई और ये सब हो गया, मीडिया आ गई, तो वो ड्रामा ज़्यादा बड़ा हो गया। लेकिन उस दिन मैंने सच में ड्रिंक नहीं करी थी। जब मैं करता हूँ तो पुलिस वालों से मैं पंगे लेता ही नहीं, और मैं कभी लेता ही नहीं। चलिए ये मान लेते हैं आपकी बात जी, लेकिन अक्सर कई जगह फाजिलपुरिया को एक अलग हवाबाजी करते हुए देखा जाता है जी, जैसे किसान आंदोलन। जी।
किसान आंदोलन में फाजिल पुरिया का एक गाना हम कहेंगे, किसान एंथम आया था जी। हाँ, कि बटैयू ने थारी घेर राखी दिल्ली। क्या था वो पूरा सर इंसिडेंट? वो इंसिडेंट नहीं था, वो किसान आंदोलन चला था शुरू में, तो उसमें आया था कि सिंगर्स का सबका कि गाना बनाना है, बनाओ भाई। तो कह रहा हरियाणा से भी बनाना है, चलो हरियाणा से हम बनाएंगे। तो उसमें कुछ लाइनें थी, ताऊ अरता या ना धरना बा भाई या ना फाजिलपुरिया के राम राम, तो उसमें वो लाइन थी जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो वो उस टाइम के माहौल के ऊपर, उस टाइम के पूरे सिनेरियो के ऊपर गाना बनाया था। तो उस टाइम बताया गया था बटे हुआ ना थारा घेर रखी है दिल्ली, वो लाइन वहाँ पे थी। साथियों, आपने सुना होगा धारा 144 के बारे में। यहाँ मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि इस तरह के प्रोटेस्ट में धारा 144 लागू होने के बाद यदि पुलिस आपको डिटेन करती है तो 2 साल तक की सजा के प्रावधान है। तो इस तरह के प्रोवोकेशन से बचें और खुश रहें। तो फाजिल भाई जी, एक तरीके से आप ये बटे हुए थारी घेर राखी से दिल्ली पार्ट ऑफ धारा 144 है, पूरी तरह गलत है। अक्सर फाजिल प्रिया जी हमें देखने को मिलता है कि लोग बड़े एम्बिशियस होते हैं जी। गौतम गंभीर जी हैं जी, हमारे मनोज तिवारी जी हैं जी, ये एक फेम पाने के बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं जी। तो कहीं कुछ ऐसा भी है कि फाजिल पुरिया का अगला टारगेट पॉलिटिक्स है, और अगर है तो किस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं फाजिल पुरिया से? टारगेट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हमारी घर की पार्टी है अपना, आप जानते होंगे बड़ी डिप्टी सीएम छाप रहे हमारे दुष्यंत सिंह चौटाला जी, दिग्विजय सिंह चौटाला, मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं पिछले 5-10 साल से। तो उनकी पार्टी है हमारी जेजेपी, ऑलरेडी मैंने ज्वाइन करी हुई है। तो यानी हरियाणा की पार्टी है, इसको मैंने ज्वाइन किया और ये हमारी पार्टी है। इसमें जो भी कभी अगर मेरी कोई जिम्मेदारी लगाई जाएगी तो पूरी करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फाजिल पुरिया जी अगर अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं तो वो चौटाला जी की पार्टी से। बिल्कुल 100% सर। तो आपकी जो हरी गाड़ी है हमर जी, वो भी हरी जी। तो ये चौटाला जी का गिफ्ट है? नहीं नहीं, गिफ्ट नहीं है, ये मेरी पसंद कार है। बाकी वो हरा कलर मेरे को पसंद था, डिफरेंट लग रहा था तो कराया दिया था। अच्छा, कोई इंडिकेशन तो नहीं है कि हाँ? नहीं नहीं, ऐसा इसमें कोई इंडिकेशन नहीं, अच्छा रैप लग रहा था तो मैंने कराया था। आजकल आप अपनी गाड़ी पे एक नया स्टंट हमें देखने को मिला जी, कि आप अपने जो फॉलोवर्स हैं जी, वो परमानेंट मार्कर से अपनी गाड़ियों पे आप नाम उनके उनका नाम लिखते लिखते हैं, हैं। नाम लिखते क्या चीज़ है ये? सर ये बाहर चलता है ये ट्रेंड, मैंने देखा था बाहर एक सोशल मीडिया पे, तो मेरे को अच्छा लगा। और आजकल जो आपने इंस्टाग्राम देखा होगा कि उस पर एक्टिव रहना, अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना, उनसे इंटरेक्ट करना, और तो मेरे को लगा यार जो हमारे फॉलोअर्स है स्पेशल है हमारे लिए, तो उनके लिए कुछ स्पेशल करिए। तो मेरी ड्रीम कार है ये, तो जो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ थी उसके ऊपर मैंने नाम लिखना शुरू किया। तो उससे काफ़ी लोगों को अच्छा लगा। जो इतने फैंस थे, मेरे को ये नहीं पता था कि नाम लिखवाने के लिए भी सिफारिश आती है, तो मेरे पास सिफारिश आती थी, भाई इसका नाम लिखवा देना, भाई उसका लिखवा देना। तो वो शुरुआत बड़ी अच्छी हुई और बहुत पसंद आया लोगों को। आप भी करके देखो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ गाड़ी को डेंट फ्री और स्क्रैच फ्री करने के लिए ऊपर से एक तरह से कोटिंग ही हो गई परमानेंट? नहीं, वो लिखने के बाद भरने के बाद वैसे भी अच्छी लगती है, बड़ी डिफरेंट लगती है जी। मतलब उसके ऊपर अब जब पूरी वो भर जाती है, एक साइड से मेरी कंप्लीट है तो अलग ही लगती है, एक अलग ही रैप लगता है। क्या हो गया? तो उसमें डेंट फ्री नहीं है, वो बिल्कुल साफ है गाड़ी, कहीं पे डेंट नहीं है, पूरी पे लिखा है हमने। अभी पीछे कुछ न्यूज़ में, मीडिया रिपोर्ट्स में हमें देखने को सुनने को मिला कि फाजिल पुरिया एक डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो वाकई में वो चीज़ें थी या सिर्फ एक फेक न्यूज़? तो फेक ही होगी, मेरे को तो डिप्रेशन और एनजाइटी का पता भी नहीं होती क्या। टचवुड कभी भी चाहे अप्स एंड डाउन आए हैं, लेकिन कभी ऐसा डिप्रेशन और इसका मेरे को सामना करना पड़ा नहीं। या ये जो मेरा ये इंसिडेंट था, ये ड्रिंक वाला, इसको अगर आप उससे कनेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो कि हाँ भाई काम से बाहर थे, काम नहीं कर रहे थे, तो लेकिन वो चिल मूड था, डिप्रेशन तो उसमें भी नहीं था। नहीं, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं जब तक उनका काम अच्छा चल रहा है, वो फेम पर हैं, पीक पर हैं, तो सारी चीज़ें बेहतर हैं। और जहाँ वो थोड़ा सा डाउनफॉल आता है तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं और वो डिप्रेशन, एनजाइटी जैसी चीज़ें उन्हें घर कर लेती हैं। नहीं सर, वैसे फाइनेंशियली बात करें तो मेरे इसके अपार्ट भी और बिजनेस है जो हम कर रहे हैं।
तो फाइनेंशियली इसमें दिक्कत आती नहीं है, जो डिप्रेशन का पार्ट कहें। और जब ऐसी बातें आती है तो मैं एक नोटिस करता हूँ, मैं जब कहीं गया तो मान लो लग रहा है कि लोग पहचानना कम कर रहे हैं, है ना, तो पता लगेगा कि काम बेटा तू कम कर रहा है, अब काम करने की ज़रूरत है। तो वो मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि यार मैं वहाँ गया था, उन्होंने पहचाना नहीं, लोगों ने इंटरेक्ट ही नहीं किया कौन था। तो उससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि अब बेटा तूने काम कम कर दिया, या तेरे काम में कोई कमी आ रही है, उसको इम्प्रूव कर और ज़्यादा कर। तो मैं वहाँ से और ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ उस चीज़ से। तो अच्छा, अक्सर एक सोशल मीडिया पे एक नया कल्चर भी देखने को मिला है जी, काली गाड़ी, स्कॉर्पियो, जी बाउंसर, गनर। ये सर ये ये एक्चुअल थ्रेट्स है या हवाबाजी है या फेमस होने का नहीं सर, तरीका? ये मैं तो शुरू से, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है, किसी को नहीं पता हो तो आरबी सिक्योरिटी मेरे फादर के नाम से, और ये मैंने क्लास 11th में शुरू करी थी। तो फ्रॉम डे फर्स्ट, इंडस्ट्री से पहले भी मैं तो ये 3-4 साथ रखता था। क्यों, सारे घर पे होते थे, सारे ऑफिस पे होते थे, तो कहीं जाते थे तो साथ रखते थे। तो मेरा तो शुरू से, आप अगर आप मेरा बैकग्राउंड पीछे से भी कभी देखोगे तो शुरू से साथ रहे हैं। और जो ये साथ रहते हैं ये ना तो बाउंसर से सर, ना ही पीएस में, ये मेरे पास 12-12 साल से है। बस ये ड्रेस डाल लेते हैं, इतना फ़र्क है, नहीं तो ये सारे मेरे भाई हैं। पिछले इनको 12-13 साल मेरे साथ हो चुके हैं। तो अब लोगों ने इसका ट्रेंड बना दिया है, अब देखो हर दूसरा आदमी लेके चलता है। अच्छा ठीक है, सेफ्टी भी ठीक है उनके लिए। आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है कि मतलब अगर किसी को एक्चुअल में थ्रेट परसेप्शन है तो इस तरह की सिक्योरिटीज रखने से वो सेव हो जाता है? सर मेरे पास पुलिस सिक्योरिटी, में उसको भी सेफ नहीं मानता। ठीक है, जब होना है ना वो करके जाएंगे। लेकिन हाँ, आजकल ट्रेंड है, लोगों को शौक है, तो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। एक पब्लिक में थोड़ी सा ये लगे भाई हाँ कोई जा रहा है, तो एक वो आई कैचिंग चीज़ हो जाती है कि देखते हैं, तो वो है। लेकिन इससे कोई थ्रेट वाला कोई इशू नहीं है, ना तो इससे थ्रेट रुकने वाले, ना इससे आपको कोई बचा सकता। मैंने तो ऐसा भी देखा है जो, क्योंकि जो आजकल चल रहा है वो रखते हैं डेली बेसिस पे, मोस्टली पर्सन को बहुत कम है। और डेली बेसिस वाला है ना, जब लट बजते सबसे पहले भागते हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे है, वो आपके भाई नहीं है। जब कभी लड़ाई होगी तो आपके भाई आगे रहेंगे। तो ये इससे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आई कैचिंग के लिए पब्लिक साथ रखती है। आप अभी आप बता रहे थे अपनी फैमिली के बारे में, अपने फादर साहब के बारे में जी। तो आपकी जो बायोग्राफी है थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। परिवार में कौन है, किस तरह से चीज़ें शुरू हुई, आगे बढ़ी? जी, परिवार में मेरा एक छोटा भाई है, उसकी वाइफ एक हमारे प्यारी सी गुड़िया है उसकी। और मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 2009 में, और मदर एक्सपायर हो गई थी 2016 में। तो अभी हम फैमिली में 3 ही लोग हैं, एक हमारी गुड़िया छोटी 4, बस ये छोटी सी फैमिली है और कुछ है नहीं। फादर ने बचपन में ही हमें कामयाब कर दिया था, मतलब स्कूल टाइम में ही मेरे को एक बिज़नेस में घुसा दिया था। 11th क्लास में मैं इंडिपेंडेंट काम करने लग गया था। तो बस ये है कि ये चीज़ खलती है कि आज वो इस मुकाम पे अगर देखते तो ज़्यादा खुशी होती, और मेरे को ज़्यादा फील प्राउड होता। तो कभी देखते हैं कुछ लोगों की कि उनके फादर साथ घूमते हैं, साथ कहीं पे जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, कोई नई चीज़ गाड़ियाँ खरीद रहे हैं तो साथ होते हैं, तो वो चीज़ बहुत मिस होती है। तो मैं ये एडवाइस भी करूँगा, जिनके पेरेंट्स हैं भाई, अब उनको उनके साथ उनका ध्यान रखो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि जिनके नहीं होते जब पता लगता है कि उनकी कमी कितनी खलती है। तो आपको इंडस्ट्री में कितना टाइम हो चुका, कब आप इंडस्ट्री में आए? 2012 में इंडस्ट्री में एंटर किया था। 2013 में हमने पहला गाना किया था, आपका पहला गाना लड़की ब्यूटीफुल करके चल, और वो पहला गाना बड़ा ट्रेंडिंग गया, वायरल गया। पहले वहाँ से राहुल यादव पूरी तरह फाजिलपुरिया बन के उसके बाद सर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहे जनता का, उसके बाद बॉलीवुड में बहुत काम करने को मिला, और अब भी दोबारा हमने बॉलीवुड के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं। मतलब उस टाइम में मेरी एक ये थॉट रहता था कि कहीं पे भी जाते थे कि यार पंजाबी गाने कर लो, मगर उनको पंजाबी आती ही नहीं, हरियाणा से हरियाणवी लैंग्वेज में, तो वो बैरियर तोड़ने में, उस चीज़ में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अभी हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री पिछले 2-3 साल से ग्रो कर रही है। मेरे पहले इंटरव्यूज़ भी ये थे कि गाना करेंगे तो हरियाणवी लैंग्वेज, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बॉलीवुड में हमने बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ को लेके, क्योंकि वहाँ पे तो आप समझ रहे हो ना, वहाँ पे तो लोग रिक्वेस्ट करके काइंड ऑफ कहता है ना, चाट के काम करते हैं। हमने उसको कभी किया ही नहीं, काम टटोरे पे किया कि भाई इस कंडीशन पे ही करेंगे। तो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त रहे, अनुराग जी जो जी म्यूजिक से थे, टी सीरीज से, तो उनसे भी काम किया। तो जैकी चैन के साथ भी काम करने को मिला, राजकुमार राव के साथ, गोविंदा के साथ, आलिया भट्ट के साथ, तो हरियाणवी लैंग्वेज में ही काम किया। हर किसी का एक गुरु होता है जी, जो जिनका हाथ पकड़कर आशीर्वाद लेकर
आप आगे बढ़ते हैं, जो आपके पाथ फाइंडर होते हैं, आपको गाइड करते हैं, फाजिल पुरिया के कौन गुरु हैं? सर मेरे फादर रहे, उन्होंने मेरे को बचपन से ही बहुत अच्छे से गाइड किया था। और एक स्टोरी भी मैं शेयर करता हूँ, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था, उसके फादर ने सिक्योरिटी एजेंसी ओपन की थी, तो अपने वो बैग में उनकी कोटेशन ले आया था। कोटेशन होती है वो पूरी उनकी प्रोफाइल और उसके अंदर सारा होता है। तो वो स्कूल में ला के देखा था कि मेरे फादर ने ऐसा कुछ ओपन किया है। अच्छा, तो मैंने वो कोटेशन लेके रख ली। तो मैं घर आके मैंने उसको पूरा देखा, हाँ ये ऐसा है। तो मैंने कहा मैं ये काम करूँगा, क्योंकि उस टाइम में गुड़गांव ग्रो कर रहा था। ये बात मैं आपको 2006-07 की बता रहा हूँ। उस टाइम में ये चीज़ें ग्रो कर रही थी। करते करते 2007-08 में मैंने काम शुरू करा। तो मैंने अपने फादर से कहा कि मेरे को ये काम करना है। तो कर भाई, मुझे इसमें बताओ क्या करें। तो उनका जो गाइडेंस का तरीका था वो ये था कि हमारे जैसे ईंट के भट्टे थे, तो फादर के नॉन थे ऑफिसर, उन्होंने कहा कि भाई जाके उनसे मिल ले। अब एक 10th क्लास का बंदा कैसे, जब तो मैं गया तो उनसे मिला जी ऐसे। तो उन्होंने बताया कि फलाने स्टेशनरी से पेपर ले, कोर्ट में जा, एनेक्स चायर बनवा, एक सर्टिफिकेट बनता है सिक्योरिटी का वो बनवा। तो सारी चीज़ें मैंने खुद करी। उसमें मेरे को सिर्फ गाइडेंस मिलती रही, वहाँ जाना है वहाँ से ही बनेगा। तो उन्होंने इस तरीके से हमें ट्रेंड किया कि किसी के दम पे नहीं, किसी के भरोसे पे भी नहीं। अगर ये काम करना है तो इसकी नींव तेरे को पता होनी चाहिए कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे होगा, गार्ड कैसे आएंगे, कैसे लगेंगे, ड्रेस कहाँ बनती है, काम लिया कैसे जाता है। तो इस तरीके से मेरे को गाइडेंस मिली। तो मेरे तो गुरु वही है। फाजिल भाई, जैसे आजकल देखने को आ रहा है कि आप अपने फैंस के घर जा रहे हैं, तो ये पूरा, अगर कोई फैन आपसे मिलना चाहता है जी, तो क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करना है? प्रोसीजर सर ये है कि एक तो अपनी डिटेल्स हमें हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारा ऑफिशियल नंबर है टीम का, उस पर छोड़ दें इंस्टाग्राम पे सारे नंबर से। और उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा फैन है जो बहुत ही ऐसा है कि कभी मिल ही नहीं सकता, कभी उसको ये उम्मीद ही नहीं हो सकती कि हमसे मिल पाएगा। और तो उनको सेलेक्ट करते हैं अच्छे से, उनके पूरा एनालाइज करके फिर उनसे मिलते हैं। बीच में थे, मैं भी काफ़ी लोगों से मिला, तो वो इजीली मिल सकते हैं वो लोगों से। तो मेरे को लगा कि नहीं, ऐसे लोगों से मिलना है जो बिल्कुल ही उम्मीद ही नहीं है, जिनको कभी सोच ही नहीं सकते। तो उनसे मिलते तो कहते हैं कि हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था, वो उन लोगों से मिलते हैं। और लोग तो जैसे शोज है तो शोज पे आ सकते हैं, हमारे टिकट्स लेके आ सकते हैं देखने। लेकिन वो लोग ना वो शो पे आ सकते हैं, ना वो हमारे टिकट्स ले सकते हैं, उनके लिए इम्पॉसिबल है। तो उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए हमने ये चीज़ शुरू की। मेरा आखिरी सवाल आपसे, एल्विश यादव, मैक्स टर्न जी, रजत दलाल जी, राजवीर जी, ये भी कुछ कंट्रोवर्सीज देखने को मिली जी। इन कंट्रोवर्सीज को लेकर फाजिल पुरिया की क्या राय है? क्या ये राय है कि बहुत सारे यूथ से राय है, इस तरीके की वीडियोस को ना सपोर्ट करो, ना देखो, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपना फोकस खराब कर रहे हो। कोई अच्छी चीज़ें देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई काम करो। ये सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें, वाहियात चीज़ें, इनमें किसी का भला नहीं होना, ना करने वाले का ना देखने वाले का। तो अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो, इन पे ध्यान दो। मार्च के टाइम में, क्रूशियल टाइम में, बोर्ड एग्जाम्स के टाइम में फालतू की चीज़ें कहीं कहीं केज फाइट हो रही है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, हो भी तो नहीं रही ना। मतलब वो चल क्या रहा है, सोशल मीडिया का मजाक सा बन गया। एक टाइम पे सोशल मीडिया की चीज़ होती थी कि हाँ इस पे अच्छी चीज़ें आती है। आज सोशल मीडिया वो टिकटॉक जाके रील्स पे आने लगे। अब तो हमारी तो मजबूरी है कि इसको यूज करना पड़ता, नहीं तो मन नहीं करता। मैं रील्स भी स्क्रॉल करता हूँ, सब उसमें हर दूसरी तीसरी रील वाहियात है, मिसगाइड कर रही है, गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो इस पे इंस्टाग्राम को भी चीज़ करनी चाहिए कि जो इस तरीके की चीज़ें जो सही नहीं है उनको रिपोर्ट करके हम बंद करें कि इस तरह की चीज़ें नहीं बननी चाहिए। इससे सर अब ये जो इनकी लड़ाई चल रही है, इससे किसका ही फायदा हो रहा है? एक तो भाईचारा खराब हो रहा है, जो बीच बीच में भाईचारा ऑन टॉप, फलानी बिरादरी, ढिमकानी बिरादरी, इसका ये इसको फ्रंट में लाके फ्रंट फेस करके लड़ाई कर रहे हैं। और क्या ही कर रहे हैं, मतलब इसका। और सारे अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, मतलब वो एक अच्छा ज्ञान दे, कोई चैलेंज दे, अच्छे चैलेंज दे, कोई जिम से रिलेटेड करें, तो यूथ को फायदा है। ये कुछ ऐसा नहीं है। पहले एक बड़ी वीडियो एक वायरल थी बॉलीवुड की, पहले तो मारना किसी को नहीं है। समझदार लोग हैं, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ फिर इस तरीके की हरकत, ये शायद कहीं ना कहीं वो फॉलोअर्स वाला रीजन होता है, तो उसके चक्कर में हो सकता है। बाकी मैं यूथ से तो ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों पर ध्यान ना दो, पढ़ाई लिखाई पे दो, अपने काम पे दो, रील्स देखने में नहीं, रील्स बनाने में ध्यान दो। अच्छी रील्स बनाओ, कोई प्रोडक्टिव काम करो। तो दोस्तों, आपने देखा फाजिल पुरिया ने
अपने जीवन में संघर्ष किया, कुछ निचोड़ भी निकाला, जीवन में कुछ हासिल भी किया और अपने एक्सपीरियंस के साथ बहुत अच्छा मैसेज पूछताछ के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा। हमारे बीच में आज जो इंसान है फाजिल पुरिया, ये वही इंसान है जिनके हरियाणवी एसेंट का बचपन में मजाक उड़ाया जाता था। जी फाजिल भाई, क्या थी वो चीजें? आज आप हरियाणा इंडस्ट्री का पूरा नाम रोशन कर रहे हैं, बॉलीवुड तक आप लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई चीज आपको मोटिवेट करती है। तो वो स्कूल टाइम में होते थे ऐसे कि हमारी लैंग्वेज को लेके काफ़ी, क्योंकि मैं मैं स्कूल में पढ़ा तो पूरा उसमें क्रिश्चियंस का स्कूल होता था, तो सारे उसमें पढ़े लिखे और सारे शहर काइंड ऑफ बच्चे होते थे। तो हमारे मुँह से निकल नहीं थे आखिरी में तो करना की बात ये कर लो, तो ये कहते कहते थे ये तो गवार लोग हैं ना, इनसे क्या बातें करनी है। तो वो एक लैंग्वेज को लेके कोई वैसे नहीं, वो लैंग्वेज को हरियाणवी लैंग्वेज है, इसमें तुम गंवार को इस लैंग्वेज को तो कैसे वो चीज़, तो उसी लैंग्वेज पे काम करने का रीज़न था, इसी लैंग्वेज को हम एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। और आज वही लोग हैं जो आपके गाने पे, मेरे गाने पे भी करते हैं, हरियाणा के हर गानों पे उनकी शादी में, और हरियाणा के ऐसे ऐसे गाने बजते हैं जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। तो ये होता है कि कहीं ना कहीं चीज़ आपको मोटिवेट करती है, तो मेरा मोटिवेशन ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। डेफिनेटली सर, आप सामने वाले को शब्दों से नहीं, अपने काम से मारो। सचिन तेंदुलकर जी, आप वो तो बहुत बड़े एग्जाम्पल रहे, कभी भी उन्होंने फील्ड पे बोला ही नहीं, अपने छक्के चौकों से दुनिया को जवाब दिए, तो काम से जवाब दो, बेस्ट है। तो साथियों, ये था हमारा पूछताछ का एपिसोड हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर फाजिल पुरिया जी के साथ। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये हमारा इंफॉर्मेटिव एंटरटेनमेंट बेसिस पॉडकास्ट पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट अधूरा रह गया है कि आपको लगता है कि हमारे स्टार को दोबारा पूछताछ में आना चाहिए, तो आप कमेंट करें, डीएम करें और हमें बताएं, अपनी राय दें, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। फाजिल भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस से? मैं कहना चाहूँगा कि एक तो आपने जो सोशल मीडिया के ऊपर ही कॉन्सेप्ट चलाया है बहुत ही डिफरेंट है, मेरे ख्याल से ये ना तो कहीं पे पहले देखने को मिला है। और इस पे जो आप इन्फॉर्मेशन देते हो, जो हमारी बातों के अंदर से लीगल इन्फॉर्मेशन होती हैं, धाराओं के लेके, रूल्स को लेके, तो वो सबसे बेस्ट बात है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू हमारी बातों के बीच में जो हमने गलतियाँ की हैं, जो हो सकते हैं, केसेस हो सकते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सर। थैंक यू सो मच, मेरी ऑडियंस की तरफ से थैंक यू फाजिल भाई, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, हमारे इस एपिसोड को देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। पूछताछ होगी पूछताछ, खोलेंगे सारे राज, अब खोलेंगे सारे राज।